वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर की क्लास में हैं। फर्स्ट ईयर की क्लास में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 1 से, ठीक, स्टेशियोमेट्री। लेक्चर नंबर 6 है फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर का। टॉपिक इज कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैसेस, और साथ ही साथ जो है हमने यहाँ पे डिस्कस करना है परसेंटेज कॉम्पोजिशन को। यानी आज के लेक्चर में हमने दो टॉपिक डिस्कस करने हैं, एक है कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैसेस और एक है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। और बुक में इससे रिलेवेंट जो एग्जांपल्स हैं उनको इंशाल्लाह यहाँ पे ट्राई करते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक है कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैसेस। कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैसेस, तो याद रखें स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है आप लोग इसको चैप्टर नंबर 4 यानी गैसेस के चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पे वैसे जो है इससे रिलेवेंट कैलकुलेशन आते हैं, जिसकी वजह से हमने क्या करना है, इसी टॉपिक को यहाँ पे भी डिस्कस करना है, ठीक हुआ। अब यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले गैसेस के हवाले से। जनरली गैसेस आर ऑफ टू टाइप्स। आपके कोर्स में दो किस्म के गैसेस जो है जिनका जिक्र हो रहा है। द वन इज कॉल्ड एज आइडियल गैसेस, other are called as रियल गैसेस। दो किस्म के गैसेस जो है हम लोग डिस्कस करते हैं, आइडियल गैसेस एंड रियल गैसेस, ठीक। आइडियल गैसेस वो गैसेस हैं जो कि यूनिवर्स में मौजूद ही नहीं है, किसी किस्म का जो है उनका प्रेजेंस मौजूद नहीं है, वो सिर्फ एक ख्याली पलाव है जिसको हम लोग जो है वो आइडियलिटी में ही मान सकते हैं। याद रखें स्टूडेंट, कोई भी ऐसा गैस नहीं है, देयर इज नो गैस, देयर इज नो गैस present in the universe, in the universe, यानी यूनिवर्स में ऐसा कोई भी गैस नहीं है जो कि प्योरली जो है वो क्या हो, वो आइडियल हो। लेकिन अगर आप लोगों को याद हो तो हमने स्टेशियोमेट्री में डिस्कस किया था कि स्टेशियोमेट्री जो है इसको हम लोग आइडियलिटी में डिस्कस करते हैं, थ्योरेटिकली एक सब्जेक्ट है। दिस इज बेसिकली द थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। सो जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे भी जिक्र करेंगे आइडियल गैसेस के हवाले से ही, आइडियल गैसेस के हवाले से। सो रियल गैसेस जो है इसको यहां से मिटा देते हैं, यहां पे ये टास्क हमारा नहीं है, हमने क्या करना है, आइडियल गैसेस को डिस्कस करना है। अब आइडियल गैसेस कौन से हैं, आप लोगों ने टर्म पढ़ा होगा या सुना होगा, यहां पे मैं लिख रहा हूं, दैट इज कॉल्ड इज PV इज इक्वल टू nRT। दिस इज कॉल्ड इज आइडियल गैस इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड इज आइडियल गैस इक्वेशन। अब जो आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, ठीक। अब जो भी गैस इस इक्वेशन को 100% फॉलो करेगा, जो भी गैस इस इक्वेशन को 100% फॉलो करेगा, दैट विल बी टर्म्ड एज आइडियल गैस। लेकिन आपको मैंने स्टार्ट में बता दिया कि यूनिवर्स में कोई भी ऐसा गैस नहीं है जो कि प्योर 100% हो। ये जो हम बात करेंगे ये सिर्फ आइडियलिटी में है, या जो है जिसको हम लोग जो है मीन थ्योरेटिकली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे याद रखें कि इससे रिलेवेंट, आइडियल गैसेस से रिलेवेंट कुछ लॉज हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जिनको बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर उनके नाम मैं यहाँ पे बता दूं, द वन इज कॉल्ड इज बॉयल्स लॉ, क्लास 9 में आप लोगों ने इसको डिस्कस किया है। द अदर इज कॉल्ड इज चार्ल्स लॉ, द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड इज एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। और एक लॉ जो आपके कोर्स में नहीं है लेकिन यहाँ पे मैं उसका जिक्र करूंगा क्योंकि ईटा में फिर उससे रिलेवेंट एमसीक्यूज बनते हैं, दैट इज कॉल्ड इज ल्यूजेक्स लॉ, ल्यूजेक्स लॉ। अब आइडियल गैसेस से रिलेवेंट 4 बेसिक लॉज हैं जिसके थ्रू हम आइडियल गैसेस को डिस्कस कर सकते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ एंड ल्यूजेक्स लॉ। अब ये सारे लॉ जो हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ पे, चैप्टर नंबर 4 में ऑफ दिस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है केमिस्ट्री है, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री, उसमें चैप्टर नंबर 4 में गैसेस से रिलेवेंट ये सारे लॉज वहां पे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है हम लोग एक्सप्लेन करते हैं एवोगैड्रोस लॉ को, दिस आवर टास्क, एवोगैड्रोस लॉ। क्योंकि यहाँ पे जो टॉपिक है कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैसेस, वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एवोगैड्रोस लॉ के ऊपर डिपेंडेंट है। अब एवोगैड्रो लॉ किसे कहते हैं, देखें यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एवोगैड्रोस लॉ। अब इसका स्टेटमेंट क्या है, अगर हम इसके स्टेटमेंट के हवाले से बात करेंगे, सो याद रखें अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मेरे साथ इसको कॉपी करते जाएं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ,
अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अब यहां पे मैं बात करूंगा ऑल गैसेस। ऑल गैसेस से मुराद कौन से गैसेस हैं? आइडियल गैसेस हैं। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑल गैसेस एट, अब यहां पे कंडीशन लगाते हैं एट। अब ये कंडीशन क्या होगा? एसटीपी, बहुत लाजमी है बात, एसटीपी। ठीक, लास्ट में जो है वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, या जो है हमारे पास रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर में फर्क क्या है, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन और रूम कंडीशन में भी फर्क है। अक्सर स्टूडेंट इस पॉइंट को जो है वो सही तरीके से नहीं समझ पाते। अक्सर आप उनसे पूछो कि स्टैंडर्ड कंडीशन बता दो, वो नॉर्मल बता देते हैं, नॉर्मल पूछे जो है आपको रूम टेम्परेचर बता देते हैं। तो इसमें आपको फिर फर्क समझाओ, लेकिन सिर्फ आप इतना समझ लें कि एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये याद रखो स्टिशियोमेट्री में जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो कितना होगा? यहां पे मैं लिख रहा हूं 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस। एक बात आपको और बता दो, आपके लिए इंफॉर्मेशन है, अगर आपको कहीं पे पूछा जाए आपसे कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्टिशियोमेट्री में कितना है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर आपसे पूछा जाए, अगर लेट सपोज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आ जाए कि ये बता दो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है, तो फिर आप 0 डिग्री सेल्सियस नहीं लोगे, फिर आप लोग 25 डिग्री सेल्सियस लेंगे। और इसको फिर वहां पे जाके एक्सप्लेन करूंगा कि वहां पे मैंने आपको स्टिशियोमेट्री में समझाया था। लेकिन सिर्फ इतना जहन में रखना अभी आप लोग कि अगर स्टिशियोमेट्री का चैप्टर होगा तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, थर्मोकेमिस्ट्री है, या जो है प्रैक्टिकल जो है कोई केमिस्ट्री है, तो फिर वहां पे जो 0 डिग्री सेल्सियस है उसकी जगह आप लोग क्या लोगे? 25 डिग्री सेल्सियस लेंगे। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टिशियोमेट्री है स्टैंडर्ड टेम्परेचर यानी 0 डिग्री सेल्सियस, और स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 atm का। स्टैंडर्ड टेम्परेचर यहाँ पे प्रेशर होता है 1 atm का। ठीक, और अगर हमारे पास ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हो, ठीक, तो इसके लिए जो मोलर वॉल्यूम होगा है द मोलर वॉल्यूम। अब मोलर वॉल्यूम का जिक्र क्यों किया जाता है? मोलर वॉल्यूम यहां पे मैंने लिखा दिस इज मोलर वॉल्यूम। ठीक, अब मोलर वॉल्यूम का मकसद ये है कि अगर आप लोग लेट सपोज यहां पे जरा मैं इसको डायग्रामेटिकली आपके लिए शो कर रहा हूं। दिस अ जार, ये मैंने एक जार लिया जिसमें मैंने यहां पे कोई गैस रखा। ठीक, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। यानी ए बी सी, इनको मैंने नाम क्यों दिए हैं? याद रखें मैं आइडियल गैसेस की बात कर रहा हूं। इसको जो है यहाँ पे आप लोग हाइड्रोजन नहीं कह सकते, इसको आप लोग यहाँ पे जो है मीन फ्लोरीन वगैरह नहीं कह सकते, इस किस्म के रिजल्ट। ठीक, सिंपल क्या है? ए बी सी यानी आइडियल गैसेस। और तो आपके पास रिजल्ट ये होगा कि अगर यहाँ का टेम्परेचर हो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक पिस्टन जो है वो शो कर रहा हूं जो कि प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। ये पिस्टन बेसिकली नहीं होता, सिंपल अगर आप इसको मीन मान ले कि हमारे पास एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। ठीक, तो अगर यहाँ पे एक प्रेशर जो है वो एक्सर्ट किया जाता है और वो कितना होगा? 1 atm का। इसी तरीके से यहाँ पे भी 0 डिग्री सेल्सियस का कंडीशन, 1 atm का प्रेशर, यहाँ पे भी 0 डिग्री सेल्सियस का कंडीशन, 1 atm का प्रेशर होगा। अगर ये सारे कंडीशन हो ऐसे, और गैसेस जो है ए बी सी हो यानी डिफरेंट गैसेस हो, और अगर इसका वॉल्यूम, ये नेक्स्ट कंडीशन बिकॉज हमने बात की मोलर वॉल्यूम के हवाले से। ठीक, सो इसका अगर यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास क्या है? मोलर वॉल्यूम कितना होगा? अगर ये कंडीशन हो, कॉन्सेंट्रेशन कितना हो? 1 मोल का, ये कॉन्सेंट्रेशन कितना हो? 1 मोल, ये कॉन्सेंट्रेशन भी कितना हो? 1 मोल, और ये कॉन्सेंट्रेशन भी कितना हो यानी मिकदार कितना हो? 1 मोल का कंडीशन हो। सो तब हमारे पास यहाँ पे जो रिजल्ट होगा वॉल्यूम का, यानी ये कितनी जगह जो है ऑक्युपाई करेगा। याद रखें, फिर से बताओ, ये सिर्फ थ्योरेटिकल बातें मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब या 22.4 लीटर भी लिख सकते हो। बाजों का एमसीक्यू में लीटर आ जाते, बाजों का डीएम क्यूब, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता। तो आप सिंपल क्या कर लो, सो नाउ 22.4 डेसीमीटर क्यूब या 22.4 लीटर हमारे पास क्या होगा? इसके लिए रिजल्ट होगा। सो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑल गैसेस, जितने भी गैसेस हैं एट एसटीपी 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, 1 atm का प्रेशर, हैविंग द मोलर वॉल्यूम is equal to the value
22.4 डेसीमीटर क्यूब. दिस इज कॉल्ड एज एवोगैड्रोस लॉ. ये क्या है? एवोगैड्रो का लॉ है. समझ में आ गई बात? अब यहाँ पे ये वैल्यू अपने साथ नोट कर लें. अच्छा, एक और बात, बाज़ औक़ात आपसे यहाँ पे एमसीक्यू पूछे जाएंगे, वो एवोगैड्रो लॉ तो नहीं, लेकिन सिंपल याद रखो, अगर आपको बता दिया जाए कि ये सारे कंडीशन हो, लेकिन यहाँ पे जो एसटीपी है इसके बजाय आपको बता दिया जाए आरटीपी है, यानी रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर है, तो फिर ये वॉल्यूम कितना होगा? फिर ये जो 22.4 की वैल्यू है, इसकी जगह आप लोग क्या लिखोगे? 24.8 डीएम क्यूब एग्जैक्टली, या 24.8 लीटर, या जो है 0.8 जो है ज्यादातर नहीं आता, तो आप सिंपल क्या करोगे? 24 लीटर या 24 डीएम क्यूब की वैल्यू सामने होगी. ये अपने साथ नोट करेंगे. अगर आरटीपी का कंडीशन है तो फिर वॉल्यूम 24 लीटर होगा, और अगर जो है एसटीपी का कंडीशन है तो फिर आपके पास रिजल्ट होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब या लीटर के हवाले से. दिस इज कॉल्ड एज एवोगैड्रो लॉ. अब इसके लिए एक फॉर्मूला भी यहां पे मेंशन करते हैं. फॉर्मूला फॉर एवोगैड्रोस लॉ, यहां पे इसको मैं लिख रहा हूं. सो इसके लिए रिजल्ट क्या होगा? नाउ number of moles is equal to volume in dm क्यूब अगर आप लोग कर लें, डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, या सिंपल डीएम क्यूब में कर लें. ये रिजल्ट क्या बनेगा? दिस is the formula based on Avogadro's law. आपको अगर याद हो तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया था कि यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ जो है वो फॉर्मूलाज हैं इसके जो है वो डिफरेंट कंपाउंड या जो है इसको कैलकुलेट करने के लिए. तो एक फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. दूसरा फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर. ये यहाँ पे तीसरा फॉर्मूला बना जिसको भी आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं. नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम. ये फॉर्मूला ज़हन में रखना. बुक वाली एग्जांपल यहाँ पे इसी के ऊपर ट्राई करते हैं और देखते हैं कि इससे रिजल्ट कैसे बनता है और कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैसेस कैसे होता है. चलिए, बुक लिया मैंने. यहाँ पे इसी टॉपिक से रिलेवेंट एग्जांपल है, एग्जांपल 1.9. इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट क्या बनता है. एग्जांपल 1.9. अब ये है अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन. द क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग equation, solid sulfur burns in oxygen and pressure and produces और पैदा कर रहा है क्या? सल्फर डाइऑक्साइड. चलिए जी, अब आपको बता रहे हैं कि एक जो है एक रिएक्शन है जिसमें सल्फर है प्लस ऑक्सीजन है, वो क्या बना रहे हैं? दोनों सल्फर डाइऑक्साइड बना रहे हैं. इस ज़हन में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गिवन डेटा में है, इसी से रिलेवेंट हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. अब आपको कंडीशन बता रहे, इफ अगर 15 ग्राम ऑफ सल्फर आप लोग क्या करते हो? इस बर्न करते हैं. According to this reaction, what volume of SO2 is produced at STP. ठीक, तो पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा? STP का कंडीशन उन्होंने क्या किया हुआ है? लगा दिया है. ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं. देखें, सल्फर प्लस ऑक्सीजन फॉर्मिंग सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो सबको क्लियर है. ठीक, अब यहाँ पे हमें बता रहे हैं इफ 15 ग्राम ऑफ सल्फर इज बर्न्ड, इफ 15 ग्राम, अगर यहाँ पे मैंने क्या लिखा, अगर जो है 15 ग्राम सल्फर जो है वो बर्न होता है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ SO2 इज प्रोड्यूस्ड एट STP. ठीक,
अब सिंपल देखें आप लोग, यहाँ पे रिजल्ट क्या है कि अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सल्फर है, सल्फर उसका मास कितना है 32 ग्राम, मास कितना है 32 ग्राम, यहाँ पे मैंने लिखा 32 ग्राम। अब 32 ग्राम जब बर्न होता है नॉर्मली, ये कैसे पता चला, ऑलरेडी अगर 15 जो है वो तो कंडीशन मैंने लगाया हुआ है, 15 को मैं मिटा रहा हूं, ऑलरेडी सल्फर का मास होता है 32 ग्राम, ठीक। तो मकसद ये है कि 32 ग्राम ऑलरेडी जो है वो कंज्यूम हो रहा है और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बना रहे हैं। ये सल्फर डाइऑक्साइड कितने मोल है, 1 मोल है। जब ये 1 मोल है तो मकसद क्या है कि रिजल्ट में हमारे पास यहाँ पे कितना वॉल्यूम बना रहा है, 1 मोल के लिए एसटीपी का कंडीशन है, सो 1 मोलर वॉल्यूम जो है ऑफ एनी गैस एट एसटीपी हैविंग द मोलर वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो मकसद ये है कि जब सल्फर 32 ग्राम का कंज्यूम होता है, बर्न होता है, सो सल्फर डाइऑक्साइड का यहाँ पे कितना बना रहा है 22.4 डेसीमीटर क्यूब की वैल्यू बना रहा है। समझ में आ गई बात, ठीक। ये कहां से पता चला, ऑलरेडी गिवन डेटा से हमें मालूम है। अब मुझे बता रहे हैं, देखो इसको मैं जरा ऐसे कर रहा हूं, सल्फर रेशो सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसे मैं कर रहा हूं केमिकल कैलकुलेशन के थ्रू। बुक में जरा अलग तरीके से मैं आपको जरा शॉर्ट तरीके से, ताकि आपको फिर समझ में आ जाए। सल्फर डाइऑक्साइड का हवाला पूछ रहे हैं, आप इन दोनों को सिलेक्ट करो, ठीक। यहां पे देखो कि कितना बनता है 32 ग्राम, 32 ग्राम कितना बनाता है, द रिजल्ट इज 22.4 डेसीमीटर क्यूब, 22.4 डेसीमीटर क्यूब बना रहे हैं। अब अगर मुझे बताया जा रहा है कि ये बता दो कि 15 ग्राम है, ये बता दो कि 15 ग्राम है, तो फिर जो है आपके पास यहाँ पे कितना डीएम क्यूब बनेगा, कितना डीएम क्यूब बनेगा। समझ में आ गई बात। तो ये अपने साथ नोट करेंगे कि अगर जो है इसको मैं 2-3 तरीकों से कर सकता हूं, लेकिन मैं वो तरीका जो है इख्तियार करता हूं ताकि थोड़ा सा जो है वो स्टेप वाइज भी हो और आपको समझ में भी आ जाए। देखो 32 ग्राम ऑलरेडी इक्वल टू 1 मोल है, ठीक, 1 मोल है। अब मैं सिंपल क्या करूंगा, यहां पे जो मास है इसको पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इनटू मोल, और इसके लिए फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये फॉर्मूला ऑलरेडी आप लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब अगर इससे मैं नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना चाहता हूं, क्यों, बिकॉज ऑलरेडी मुझे पता है कि 1 मोल कितना बनाता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब बना रहे हैं, 22.4 डेसीमीटर क्यूब बना रहे हैं। अब यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा, नंबर ऑफ मोल अगर मैंने कैलकुलेट करने हैं, सो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल यहाँ पे n की वैल्यू इज इक्वल टू मास कितना है 15 डिवाइडेड बाय 32, 15 डिवाइडेड बाय 32 करेंगे। सो अगर 15 डिवाइड बाय 32 करेंगे, इससे रिजल्ट कितना बनेगा 0.469 MOL, 0.469 मोल बन रहा है। तो इस बात का मकसद ये है कि अब इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, 15 ग्राम सल्फर दिया हुआ है, तो मकसद क्या है कि 0.469 मोल हमें यहाँ पे इसका वॉल्यूम गिवन है। अब सिंपल तरीका ये है, आपसे पूछा जा रहा है कि अगर इतने नंबर ऑफ मोल हैं, बताओ कितना वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। सिंपल सी बात, दूसरा फॉर्मूला यूज करें ना, देखें नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। कौन सा फॉर्मूला, ऑलरेडी जो यहां पे हमने डिस्कस किया हुआ है, कहां पे, यहां पे, ये वाला फॉर्मूला, इसको यहां पे पुट कर लें। सो नाउ नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम है। नंबर ऑफ मोल कितने हैं 0.469, 469 मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करना है, मोलर वॉल्यूम कितना होगा 22.4, बिकॉज एसटीपी की कंडीशन है और मोलर वॉल्यूम ऑलरेडी होते हैं 22.4। इसको यहाँ पे डिवाइड करो 22.4, 22.4 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, मल्टीप्लाइड होगा, तो रिजल्ट बनेगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.469 मल्टीप्लाइड बाय 22.4। इन दोनों को मल्टीप्लाइड करो, यू विल गेट द आंसर। रिजल्ट जो है यहाँ पे ऑलरेडी इसको मैं कर रहा हूं, आप इसको कैलकुलेट करें, देखने के इससे कितना बन रहा है 10.51, 10.51 जो है आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, यू विल गेट दिस आंसर 10.51 DM क्यूब।
ये आपके पास क्या बना, ये आपके पास इसका रिजल्ट बना। तो ये वो एग्जांपल है रिलेवेंट टू कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गेसेस। इसको कॉपी कर लें, समझ लें, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट में मसला होगा फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद का एक एग्जांपल है एग्जांपल 1.10 यानी 10। ठीक, तो ये आप लोग ट्राई करें, बहुत ही आसान है, कोई भी मसला होगा फिर मैं आपको इंशाल्लाह क्लियर करवा दूंगा। नाउ कम टुवर्ड द टॉपिक दैट इज कॉल्ड इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो इसको जरा यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मेरे ख्याल में आप सिंपल इसी लेक्चर में से अभी आप सिंपल क्या करो, लेक्चर नंबर 6 इसी से रिलेवेंट देख लें। ठीक, अभी नेक्स्ट लेक्चर जो है जो आप कल इंशाल्लाह मैं इसको जो है वो डिस्कस करूंगा, तो उसमें जो है फिर इंशाल्लाह परसेंटेज कॉम्पोजिशन, सिंपल परसेंटेज कॉम्पोजिशन का एक छोटा सा टॉपिक है और इसके रिलेवेंट एक एग्जांपल 2 है। ठीक है, तो इसको इंशाल्लाह जो है वहाँ पे डिस्कस करेंगे। कॉपी कर लें। थैंक यू वेरी मच।